और उसके अंदर हमने क्वेश्चंस करने थे, कुछ कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल्स हमने करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13, हकीकत में ये जो कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल्स हैं ये पास्ट पेपर्स के ही क्वेश्चन हैं। तो इसमें हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। कोशिश करता हूँ मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ये करवा दूँ। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट डे रिपोर्टिंग 2 का कौन सा है? सर वैसे तो वेडनेसडे का। चले मंडे वाले दिन इंशाल्लाह फिर हम आपका इसका टेस्ट कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 13 जनाब मेरे पास है, दैट इज़ पेज नंबर 150। हम क्वेश्चंस देखेंगे। स्मूथ रोड लिमिटेड SRL had a stock of 2000 cows on 1st January 2019। उसके पास स्टॉक कितने का जनाब? 200 काउज का। काउज हमारे पास क्या होती हैं? बायोलॉजिकल एसेट्स। ऑन 1 मई 2019 SRL परचेज्ड 750 cows at fair value of 56,000 per cow. Further rupees 2 million were incurred to transport the cow to farm। अब वो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो हमारा एक्सपेंस होता है, उनको मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है जी। फिर उसके बाद कहता है जी ऑन 1 अगस्त 2019 SRL imported cattle field of rupees 24.6 million against 70% पेमेंट। अब 24.6 मिलियन उसका 70% उसने पे कर दिया, ठीक है, और बाकी 30% अभी उसका क्या है? पेएबल है। अभी अगर साल के एंड पे ये पेएबल रहेगा तो वो पेएबल की एंट्री हम लोग उसकी पास कर देंगे। SRL also paid 5% नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। अब ये 5% नॉन रिफंडेबल टैक्स है तो ये किसका हिस्सा बनेगा? ये हमारी फीड का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है जी। नॉन रिफंडेबल टैक्स भी आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। फिर उसके बाद कहता है जनाब द फीड इज स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू काउज दैट कीप देम हेल्दी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। At year end 30% of the amount is payable whereas 40% of the feed is unused। अब वो पेबल भी आ रहा 30% जो ऊपर वाला था, ठीक है जी, और हमारे पास 40% जो फीड है वो भी हमारे पास क्या है जी? रिमेनिंग है। और हमने कहा था जनाब अगर कोई चीज़ आपके पास बच जाती है स्टॉक वगैरह तो वो एट द एंड ऑफ ईयर वो हमारा क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है, ठीक है, और इन्वेंट्री या स्टॉक के तौर पर हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, फिर कहता है जनाब आपके पास फॉलोइंग एवरेज फेयर वैल्यू पर काउ आर अवेलेबल। अब ये फेयर वैल्यू है यहाँ पे कितनी जनाब? 50,000 है यकम जनवरी पे, यकम मई पे 56,000 है, 31 दिसंबर पे 61,000 है, और एवरेज पर ईयर उसका 57,000 है। ऑक्शनियर्स चार्ज आर 2% कमीशन ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम सेलर। ऑक्शन वाले कितने लेंगे जनाब? सेलर से 2% कमीशन लेंगे। फर्दर देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ 3% एट द टाइम ऑफ परचेज एंड 4% एट द टाइम ऑफ सेल ऑन फेयर वैल्यू। तो अगर आप कोई चीज़ परचेज करेंगे तो उसके ऊपर आपको कितना एक्सपेंस देना पड़ेगा? 3%। अगर आप चीज़ बेचेंगे तो आपको 4% टैक्स देना पड़ेगा और 2% आपको कमीशन देना पड़ेगा, तो 6% आपको टोटल देना पड़ेगा। ये हमारा कॉस्ट टू सेल होगा, ठीक है जी। अब हमने, क्योंकि हमारे पास एक पिछला स्टॉक चलता आ रहा है तो हम उसकी एंट्री, अब यहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग देखिए क्या करने रिक्वायरमेंट उसकी, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। अब एंट्रीज में हम लोगों ने किसी किस्म का मतलब कोई जो है वो जो नई चीज़ है वही हम लोग देखेंगे। पिछला जो स्टॉक है उसको तो हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन अगर पिछले स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज वगैरह आता है तो वो प्रॉफिट या लॉस, अगर कोई जानवर कैटल जो है काफ वगैरह पैदा हो जाता है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने किस किस की एंट्री पास करनी जनाब? सबसे पहले हमने कहा जी 1 मई को हमने 750 काउस परचेज की, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे 1 मई को? 1 मई 2009। अब हमारे पास हम कहेंगे जनाब बायोलॉजिकल एसेट हमारे पास होगा डेबिट, अब बायोलॉजिकल एसेट हम किस चीज पे रिकॉर्ड करते हैं जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अब फेयर वैल्यू है कितनी? उसने कहा जनाब 750 काउज आपने परचेज की और नीचे देखिए यकम मई को 56,000 है जी। हम क्या करेंगे? $750 मल्टीप्लाइड बाय 56,000, ठीक है जी। अब इसमें से हमारी आ गई फेयर वैल्यू, इसमें से हमारी कॉस्ट टू सेल कितनी है? हमने कहा जनाब जितनी अमाउंट बनेगी उसका 6% जो है वो 2% कमीशन और 4% हमारा टैक्स। तो 750 मल्टीप्लाइड बाय 56,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 जी, कैलकुलेट प्लीज।
सॉरी, ₹1000। आप उसको वैसे बता दो क्या होता है। 39480। 39480 पक्की बात है। 39 मिलियन, 39.4 मिलियन। अच्छा जी, अब इसके बाद जनाब हमने क्रेडिट किसको करना, आपने कैश जो है वो कितना दिया, वही बात वो कर रहा है कि जनाब आपके पास 56,000 रुपये, 56,000 रुपये उसके हिसाब से, और आपने जो 3% उसके ऊपर गवर्नमेंट लेवी एट परचेज दी होगा वो उसने दिया होगा। कॉस्ट है, ये कॉस्ट का पार्ट बनेगी? नहीं, ये एसेट की, बायोलॉजिकल एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, ये एक्सपेंस का हिस्सा होता है। सर लेकिन हमने पढ़ा नहीं था कि जो एसेट कॉस्ट कहाँ पे पढ़ा था हमने, किस में पढ़ा था, किस में पढ़ा था, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा था? तो ये कौन सा हम स्टैंडर्ड, बायोलॉजिकल एसेट किसको डील करता है, कौन से स्टैंडर्ड्स को डील करता है? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम लोग बात कर लेते हैं, आपने कैश कितना दिया। हमने कहा जनाब जब हम इसको परचेज करने के लिए गए थे तो 750 काउस हमने परचेज की थी 56,000 के हिसाब से, और इसके ऊपर हमने गवर्नमेंट लेवी भी अदा की थी कितनी, 3%। तो इनका ऐड हम इसमें कर देंगे या हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.03 के साथ। जी बेटा, 43260,000। अब जनाब जो हमें बैलेंसिंग अमाउंट है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, हमें लॉस हो गया कितने का, ये बैलेंस्ड अमाउंट है 3,78,000,000, 3.78 मिलियन का हमें लॉस हो गया जनाब। ये हमने रिकॉर्डिंग कर ली किसकी, जो हमने नई काउस हमने परचेज की। अच्छा, उसके बाद जनाब हमारे पास कहते हैं जी 1 अगस्त, अच्छा, और 2 मिलियन का जनाब हमने क्या किया है, 2 मिलियन का हमने एक्सपेंस किया है, कैरेज इनवर्ड का एक्सपेंस, तो उसी डे पे किया है जी। तो कैरेज इनवर्ड क्या लीजिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लीजिए, एक ही बात है। और ये हम बैंक या कैश में से देंगे। ले जनाब, इसके बाद हमारे पास जो एंट्री आएगी वो है जनाब 1 अगस्त 2009 को। क्या हमने कोई बायोलॉजिकल एसिड परचेज किया? हाँ जी, हमने क्या एक परचेज किया जी, हमने फीड परचेज किया। अब फीड हमारे पास क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज की है, फीड हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अगर बच जाएगा तो उसको बाद में हम लोग इन्वेंट्री बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जनाब फीड एक्सपेंस डेबिट। 24.6 हमने जनाब कितना फीड एक्सपेंस दिया जी, जी इसका हिस्सा बनेगा 24.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 जी, कितना हो गया जी, 25.83। अच्छा, इसको हमने वैसे लिखा हुआ है, आप इसको भी 1000 में लिखे ना, ऐसे कर लेते हैं। और ये 24 पॉइंट था ना, 24.6 ले जी, 25830000, ठीक है जी। और हम इसको क्रेडिट हम किसको करवाएंगे, और बाकी पे, ठीक है जी, कैश, और 30% उसमें से हमने कहा था जनाब वो क्या है, पेएबल है, ठीक है। 70% आपने इसका क्या किया था, आपने 70% इसका कैश दिया था, ठीक है। तो जब हमने परचेज किया था तो 70% हम कैश दे आए थे। अब जारी पता है हमारे पास जो नॉन रिफंडेबल टैक्स है वो भी उस कैश का हिस्सा बनेगा। तो हमारा जो पेएबल है वो कितना है, एक्चुअली जितना उसकी कॉस्ट थी, एक्चुअल कॉस्ट 24.6 मिलियन, उसका 30% हमारा क्या था, पेएबल था। तो हम उसको पेएबल को रिकॉर्ड करेंगे और बाकी सारा किस में डाल देंगे, कैश में डाल देंगे। या फिर इसके ऊपर बनने वाला जितना भी टैक्स है वो भी कैश में डाल दो, इस अमाउंट का कॉस्ट का 70% वो भी कैश में डाल दो और बाकी पेएबल में डाल दो। दोनों का मतलब सेम बनेगा, क्योंकि टैक्स हम सारे का सारा पे करते हैं, टैक्स हम पेएबल नहीं छोड़ा करते। ओके, नहीं समझ आई? हम जब टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, देखिए मिसाल के तौर पर हमने बाहर से मंगवाया, हमने कहा जी 70% हमारे से पैसे ले लो, 30% हम बाद में आपको दे देंगे। अब हमने 70% कैश दिया बाहर की इस कॉस्ट का 70%,
और इस कॉस्ट को लगा के हमने जब मंगवाया तो हमारे पास 5% में टैक्स भी देना पड़ा, तो टैक्स हम पेएबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो पेएबल करना है वो हमने इसका 30% नहीं करना, हमने इसका 30% हमारा पेएबल होगा। तो पेएबल आप इसको कर देंगे क्रेडिट जनाब, कितना पेएबल क्रेडिट करेंगे? इसका 30% 2460000 का कितना बन गया जी? 7380000 और बाकी रिमेनिंग कैश में चला जाएगा कि जनाब आपने इतना कैश पे कर दिया जी। कितना? 17। ठीक है जी। अब ये जनाब हमारी रिकॉर्डिंग होगी किसकी? कैटल फीड की। अच्छा, कैटल फीड के बाद जनाब हम लोग कहते हैं कि हमारा कुछ चीज़ें जो हैं वो पेएबल भी हैं, ठीक है। वो तो हमने पेएबल इस वजह से हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि जनाब ये साल के एंड तक हमारा पेएबल है, हमने कोई इसको एक्सपेंस अभी पे नहीं किया। अच्छा, इसके बाद फिर वो कहता है कि जनाब आपके पास 31 दिसंबर 2000 किधर गया? At the year end, 30% of the amount is payable, whereas 40% of the feed is unused. ठीक है जी। तो पेएबल को तो हमने लिख दिया, अब अनयूज्ड फीड को हम लोग क्या लिखेंगे? हम क्या उसकी एंट्री पास करेंगे जी? हम यहाँ पे उसकी एंट्री कुछ इस तरह से पास करेंगे। इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री? फीड इन्वेंट्री। डेबिट करेंगे, क्रेडिट हम किसको करेंगे? एक्सपेंस को हम फीड इन्वेंट्री बना रहे हैं तो एक्सपेंस को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कितना? उसने कहा जनाब 40% जो है वो हमारे पास क्या है? अनयूज्ड है, तो उसका 40% ले लेंगे। किसका 40% लेंगे? अब ये जो एक्सपेंस था हमारा, ध्यान से जरा बात को समझिएगा जी, ध्यान से जरा बात को समझिएगा। हमने 24.6 मिलियन का हमने फीड परचेज की, इसके ऊपर 5% टैक्स था, ठीक है जी। हमें ये फीड कितने की पड़ गई? 25.83 मिलियन की हमें पड़ गई। ओके, अब इसमें से हमने कितना कैश दे दिया? 17.22 मिलियन, और हमारा पेएबल कितना जी? 7.38 मिलियन। ओके, अब हमारी जो रिकॉर्डिंग हुई है एक्सपेंस की वो कितने की हुई है? 25.83 मिलियन की। अब जब इसमें से 40% बच गया, 40% कौन सी अमाउंट का बचेगा? हमने कहा जनाब ये वाली अमाउंट का 40% बचेगा, ठीक है, जो हमने रिकॉर्ड किया था एज एक्सपेंस। तो अब हम इसका 40% लेंगे, ना कि 24.6 मिलियन का, ठीक है जी। तो कितना आएगा जनाब इसका 40% लें जरा इस अमाउंट का? 10,332। ठीक है जी। इसके बाद जनाब हमारे पास आगे अब हम कहते हैं कि जनाब अब हमारी क्योंकि रिकन्सिलिएशन है, अब हमारा जो इंक्रीमेंट या इंक्रीज या डिक्रीज लगा है उसकी ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं कि जनाब आपके पास जो साल के शुरू में जो आपने परचेज किया था, आपके पास कितनी पड़ी हुई थी काउस? 2000 काउस थी ना आपके पास। अच्छा, साल के एंड पे 2000 आपने पहले परचेज की थी और उसके बाद जनाब आपने 750 जो है वो आपने बाद में परचेज की। तो क्लोजिंग का आपके पास जो इन्वेंट्री आई, क्योंकि हमने क्या कहते हैं कि जब आप परचेज करते हैं आप उसके टाइम एक दफ़ा उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और साल एंड पे अगर कोई चेंज आता है इंक्रीज वैल्यू के अंदर या डिक्रीज जो कुछ भी, हम उसके हिसाब से उसकी वैल्यू लिख देते हैं। अच्छा जनाब, अब हम कहते हैं कि जी आपके पास 2000 पहले थी और 700 आपने बाद में परचेज कर ली, तो साल के एंड पे अब अगर उनकी यहाँ पे एज बता देता तो फिर तो मसला ही नहीं था, फिर हमने रिकन्सिलेशन की तरफ भी हमने मूव ऑन करना था। अब उसने हमें एज नहीं बताई हुई, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि जनाब हमारे पास कितनी वैल्यू है बायोलॉजिकल एसेट की। हम यहाँ पे इसकी एक वर्किंग बना लेते हैं जी छोटी सी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यू है जनाब बायोलॉजिकल एसेट की। हमने कहा जी एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास जो काउज हैं वो कितनी हैं, क्लोजिंग हमने कहा जनाब 2001 थी और 750, तो कितना आ गया जी 2750 होगी, 2750। इसमें जस्ट वही चेंज आएगा, ठीक है, एक ही चेंज है, तो हम उसको अलग अलग बाइफरकेट नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब जनाब हमारे पास आ गया जी 2750 हमारे पास काउस, और ईयर एंड पे देखिए उनकी फेयर वैल्यू कितनी है जी। अच्छा, अब वो 61,000। अब हमने कहते हैं कि जनाब आप इसको रिकॉर्डिंग किस पे करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, और हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी,
6%. 2750 मल्टीप्लाइड बाय 61,000 इसका 6%। जी बायोलॉजिकल एसिड को हम उसकी रिकॉर्डिंग किस पे करते हैं? सर ये भी समझ आ गई। तो सर अभी जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, हमारा जो ये रहेगा, वो तो सब दोनों का अलग अलग होगा ना, जो हमारी ईयर की स्टार्ट में 2000 थी और बाद में हमने आप इसकी कैलकुलेशन करें, अभी बताता हूँ आपको, इसकी कैलकुलेशन करें। आप जब एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखेंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। अरे चले इसकी कैलकुलेशन करें। वन 1576 000 जी। ठीक है जी, वाह भाई वाह। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं जी? हमने कहा जी एक तो हमारे पास ओपनिंग हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, कितने की हम ओपनिंग रिकॉर्ड कर चुके हैं जनाब? उसने देखा जी 1 जनवरी 2019 को हमारे पास फेयर वैल्यू कितनी थी? 50,000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल हमारे पास वही 6% था, तो आप इसको 94% भी कर लेते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जनाब कितना था आपके पास, जो आपने ओपनिंग में इसको लिखा था वो हमारे पास था जनाब तकरीबन कोई 2000 काउस थे साल के शुरू में। मल्टीप्लाई करेंगे साल के शुरू में जो उनकी फेयर वैल्यू थी, ठीक है 50,000 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 94% से, क्योंकि 6% हमारा कॉस्ट टू सेल है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर ले, 50,000 मल्टीप्लाइड पे 2000 माइनस 50,000 मल्टीप्लाइड पे 2000 मल्टीप्लाइड पे 6% फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। नहीं समझ आई बात की? चलें इसको ऐसे कर लें जैसे हम कर रहे हैं। सर नहीं ये तो समझ आ गई मुझे। हाँ फिर सर मुझे ये समझ आ गई कि हम क्या कर रहे हैं। मैं बताता हूँ ना आपको, अभी फिलहाल कैलकुलेशन करें, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। सर ये 50,000, अच्छा अभी इसकी कैलकुलेशन करें, आपको सारा कुछ मैं समझा देता हूँ। आपको मैंने कहा कि जब आप इसका सोल्यूशन देख लेंगे एग्जाम्पल से तो फिर आप कंफ्यूज लाजमी होंगे, इसलिए समझ के करिए जी। सर नहीं तो मैं इस तरह करती थी जैसे मैं पिछले क्वेश्चंस में किया। कोई नहीं आप ये करें, इसकी कैलकुलेशन करें, कितने पैसे बनते हैं। सर वो क्या मैंने लिखा है 2002 50,000 94,000। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद आपने यार इसको बिल्कुल फिर साइड पे कर दूँ क्योंकि हम एंड पे आ गए हैं तो ये गैप पड़ा हुआ है। अच्छा अब एक तो ये हमारे पास था, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, और एक और था हमारे पास, हमने 1 मई को जो हमने रिकॉर्डिंग उसकी कर ली थी, और वो कितना था जनाब हमारे पास 750, उसका रेट कितना था जी 56,000 फेयर वैल्यू, और इसकी कॉस्ट टू सेल कितना था जनाब 750 मल्टीप्लाइड बाय 56,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.06। तो हमने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी उसकी की हुई है, दैट इज 39.48 मिलियन। जी अब ये हमारे पास क्लोजिंग था, ये हमारे पास ओपनिंग है, दरमियान वाला हमारे पास क्या होगा, मतलब हमारा जो एसेट है उसकी वैल्यू में कितना इजाफा हुआ, और उस इजाफे को हम लोग क्या करते हैं जी बायोलॉजिकल एसेट हम डेबिट कर देते हैं, और हम किसको डायरेक्टली चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम चार्ज करते हैं। हमने यही डिस्कस किया था अपने स्टैंडर्ड के स्टार्ट में कि एक बात माइंड में रख लीजिए कि जनाब बायोलॉजिकल एसेट जो है वो क्या कहता है, सीधी बात नो बकवास, जो भी गेन आए इसको क्या कहाँ पे चार्ज करो, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करो, जो भी आपको लॉस आए किस में चार्ज करो, प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली चार्ज करो, मसला ही कोई नहीं है। ठीक है जी, तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, इसको जरा नेट कीजिए, नेट करने के बाद कितने पैसे बनते हैं,
24 लें जनाब, ये हमारे पास 24.125 मिलियन, यही है जी। 24 देख लो भाई, कैलकुलेशन एक दफ़ा फिर करके। कौन सी? ये वाली, वेरी गुड। ये ज़रा एक दफ़ा कैलकुलेट कर लीजिए दोबारा सारे। कैलकुलेशन अपनी ठीक रखिए, और ये भी एक रीज़न होती है कि आपको आता ज़रूर है सारा, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और आपके वो नंबर कट जाते हैं। एक तो ये कैश वाली और एक ये वाली अमाउंट। नहीं, कैश वाली दैट इज पेबल, कैश की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली अमाउंट। इन दोनों का डिफरेंस 70%। इसका 70% आप देखें, आप अगर इस अमाउंट का 70% लेंगे तब भी गलत आएगा, इस अमाउंट का 70% लेंगे तब भी गलत आएगा। आपने डिफरेंस लेना है। 1845। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था 70% हम इन अमाउंट्स को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमने ये अमाउंट पे नहीं की, या इसमें से हमारा पेएबल नहीं है, हमारा पेएबल इसमें से है। और सिर्फ आप इसका 70% क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमने इसके अलावा हमने टैक्स भी पे किया हुआ है। ठीक है, तो आप या तो कैश अगर आपने डायरेक्टली लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, इस अमाउंट का 70% प्लस इस अमाउंट का 5% एज टैक्स, ऐसे लिख लो। या फिर कैश को बैलेंसिंग फिगर बना के आप वो लिख दो, कितना जी 18450 इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ के जरा मुझे बता दीजिए कितना आपने बताया था? 220 नहीं 24 समथिंग था, यहाँ पे भी देख लेते हैं 24205। आप ऐसे इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए एक दफा, वो बेहतर है। कैलकुलेशन प्लीज अपनी ठीक रखिए, ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास जनाब क्या है, अब हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? हमने कहा था कि जी या तो ईयर के जब आप परचेज करते हैं बायोलॉजिकल एसेट उस टाइम, जब उसमें कोई चेंज आया उस टाइम, या फिर ईयर के एंड पे, हर साल के एंड पे आपने इसको रिकॉर्ड करना जो भी आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज है फेयर वैल्यू के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, और हम क्रेडिट किसको करेंगे? हमें प्रॉफिट मिला है साल के एंड पे, ठीक है, क्योंकि एसेट्स की रिकॉर्डिंग हम लोग कर चुके हैं। तो हम किसको चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्टली चार्ज करेंगे। कितनी अमाउंट से? 24205,000 से। हाँ जी, क्लियर? समझ आई कुछ? कहां से समझ नहीं आई बताओ मुझे, फटाफट बताओ। बाकी समझ आ गई है? किसी किस्म के मसले मसाइल? अच्छा, अब उसके 3 तरीक़ेकार हैं ICAP के IS 41 में से क्वेश्चन पूछने के। वैसे तो वो नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पास्ट पेपर अगर आप 2021 और 22 के देखें तो उसके अंदर उसने पूछा हुआ है, तो चांसेस हैं कि कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। अगर उसने स्टैंडर्ड ये दिया हुआ है तो वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था उसमें एडवांस अकाउंटिंग के अंदर AAFR में, CFAP में, तो उन्होंने जनाब फिर लगा के वहाँ से यहाँ पे उन्होंने ठोक दिया। तो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गाँव भैंसों वाला जो है स्टैंडर्ड बंदे को पता आना चाहिए। तो जनाब हम यहाँ पे आगे देखते हैं जी, 3 किस्म के बेटा वो क्वेश्चंस पूछते हैं, और यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन वो आपको एडवांस रिपोर्टिंग में भी इस तरह के उसके पूछने का तरीक़ेकार था कि एक तो क्वेश्चन वो देगा आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज का, ये वाला, एक आपको देगा एक्सट्रैक्ट्स का, एक आपको देगा वो रिकंसिलिएशन का, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज में तो जनाब उसने आपको सिंपल सी कहानी सुनाई और आपने इसको बायोलॉजिकल एसेट के हिसाब से या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के हिसाब से, हमने दोनों एग्जांपल्स लास्ट क्लास में कर चुके हैं, उसके हिसाब से वो इसको रिकॉर्डिंग उसकी करवा लेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो हमें बताएगा जनाब एक्सट्रैक्ट्स का, कि हमें वो कहानी सुनाएगा और कहानी के अंदर वैल्यूज बताएगा और कहेगा जिसके एक्सट्रैक्ट शो करवाइए कि इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ पे जाना है। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा रिकंसिलिएशन का, ओके। तो आपकी बुक वाले ने बड़े अच्छी एग्जांपल्स उसने जो 3-4 उसने पास पेपर में क्वेश्चन उसने पूछे हैं वही जनाब उसने लगा के यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। तो एग्जांपल नंबर 15 जनाब, मैं एग्जांपल 15 की तरफ आ रहा हूँ। कहता है जनाब मारिया लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अब जब भी वो इस तरह की बात करेगा ना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में जनाब, तो वो लाजमी एंड पे जाके एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है जनाब इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट ऑन एक्विजिशन एट स्टार्ट ऑफ
2018 इनिशियल रिकॉग्निशन जनाब 600 मिलियन की उसने 1 जनवरी 2018 को उसने रिकॉर्ड किए हुए हैं। उसके पास इतने बायोलॉजिकल एसेट्स मौजूद हैं। उसके बाद कहता है जी फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स एज एट 31 दिसंबर 2018 700। तो जो उसकी फेयर वैल्यू है, अब इसमें से देखना पड़ेगा कि क्या इसकी कॉस्ट टू सेल उसने अलग से लिखी है या नहीं। अगर कॉस्ट टू सेल लिखी है तो हम उसमें से माइनस करवा देंगे, अदरवाइज हम इसी को क्या मान लेंगे, ये हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। अच्छा, इसके बाद फिर कहता है जनाब इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट ड्यू टू फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग 2019। 2019 का भी डाटा उसने साथ ही आपको दे दिया, 18 का तो दिया ही दिया, 19 का भी दे दिया। ठीक है जी। अब वो कंपैरिजन आपसे मांगेगा यहाँ पे, जब आपके पास 2 सालों का डाटा हो तो वो आपसे कंपैरिजन मांगा करता है। इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट ड्यू टू फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग 2019 100 मिलियन का उसका जनाब इंक्रीज आ गया। फिर कहते हैं जनाब आपको इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग 2019 80 मिलियन। अब इसमें से हो सकता है आपसे रिकंसिलिएशन भी मांग ले। ओके, तो प्राइस फ्लक्चुएशन, फिजिकल चेंज, इसमें हो सकता है आपसे वो रिकंसिलिएशन भी मांग ले। एनीवेज आगे देखते हैं जनाब। फिर आपको कहता है जी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट ड्यू टू हार्वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब वो आपके पास एक बायोलॉजिकल एसेट होगा, ठीक है, उसमें से आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हार्वेस्ट कर लिया। अब आप जानते हैं कि जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो हमारे बायोलॉजिकल एसिड की जो वैल्यू है उसमें क्या आ जाता है, कमी आ जाती है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो हमारे पास एक एसिड के तौर पर शो होती है। ठीक है, जब हम उसको बेचेंगे तो हमारे पास वो इन्वेंट्री बन जाती है। अच्छा जी, अब वो कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वाज 60 मिलियन। तो हमने कहा था जी एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग आप उसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब जब हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम उसकी रिकॉर्डिंग किस सेंस में करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू है, हम जब हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, इसको सेल करना। ठीक है, हम अगर सेल नहीं कर रहे तो हम उसको क्या बनाना, कि सेल कर रहे हैं या बच गया तो हम इसको क्या बनाएंगे, इन्वेंट्री बनाएंगे। ठीक है जी, मतलब 56 मिलियन से हमारे बायोलॉजिकल एसिड क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, और 60 मिलियन से हमारे पास क्या आ चुकी है, इन्वेंट्री आ चुकी है। ओके, अगर हमने बेच दिया तो रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, अगर बच गया तो हम इसको क्या मान लेंगे, हमारी इन्वेंट्री मान लेंगे। फिर उसके बाद कहता है जनाब आपके पास द कॉस्ट टू सेल आर नेग्लिजिबल। जनाब उसने खुद ही बता दिया कि कॉस्ट टू सेल कोई नहीं है। नो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज हार्वेस्टेड इन 2008। 2018 में जनाब किसी किस्म की हार्वेस्टिंग नहीं हुई, इसका मतलब हमारे पास किसी किस्म की इन्वेंट्री भी नहीं बनी होगी। एंड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्टेड ड्यूरिंग 2019 हैज नॉट बीन सोल्ड येट। अभी तक वो बिकी नहीं है 2019 में, तो हमारे लिए वो क्या बन जाएगी, सारी की सारी इन्वेंट्री। कौन सा बनेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री या एसेट के तौर पर हम इसको कंसीडर करेंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब कहते हैं शो हाउ दीज वैल्यूज वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सट्रैक्ट मांग ले जनाब उसमें। एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट December 31, 2019 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। जनाब कंपैरेटिव फिगर भी उसने मांग ली। अब हम इसको कैसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे बेटा, बिठा दो ना इसको। देखिए बेटा, जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, नो डाउट आपको उसके आंसर्स, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तैयारी करने का हमारा एक तरीकेकार ये भी होता है कि जब भी हम ICAP के पास पेपर्स करते हैं तो उसको हम लोग खुद से करें। अगर हम उसका सॉल्यूशन देख के करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है, हमने उसका सॉल्यूशन देखा और सॉल्यूशन में से ऊपर से हमने पढ़ लिया, तो वो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मुझे समझ आ गई। लेकिन जब हम पेपर में बैठेंगे तो हमारे से क्वेश्चन सॉल्व कोई नहीं होना। ठीक है, अभी तो माशाल्लाह आप रिपोर्टिंग 2 का पेपर दे रहे हैं, जब आप एडवांस अकाउंटिंग में जाएंगे ना तो आप इतने मैच्योर हो चुके होंगे कि आप खुद ही इन तमाम बातों को समझ जाएंगे जो बातें अभी आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ, कि ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, क्लैरिकल मिस्टेक हैं, उसकी राइटिंग की मिस्टेक्स हैं, आपने एंट्री जो है वो कोई स्किप कर दी, दरमियाने किसी बात को मिस कर दिया, ये सारी की सारी बातें कॉप अप हो जाती हैं जब आप एडवांस अकाउंटिंग में जाते हैं। एडवांस वर्जन जो है वो इसी यही है, रिपोर्टिंग 2 का ही वो थोड़े से जनाब वो समझ लीजिए कि एडवांस थोड़े से स्टैंडर्ड ज़रा एक्स्ट्रा है। ठीक है, बाकी जो है वो बाकी सारा कुछ वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। एनीवेज हम जनाब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब आप सबसे पहले हम बताते हैं जनाब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।